अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 टॉपिक नंबर 6 कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Carbohydrates are the compounds of carbon, hydrogen and oxygen. Literally word carbohydrate means hydrate of carbon, i.e. a carbon associated with water। बच्चों कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये किस चीज़ के कंपाउंड्स हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से मिलकर बने होते हैं। लिटरली जो वर्ड कार्बोहाइड्रेट है इसका मतलब है हाइड्रेट ऑफ कार्बन, यानी जो कार्बन एसोसिएटेड विद वाटर। According to this classic concept, carbohydrate or organic biomolecules are the derivatives in which all the carbon atoms are hydrated, having generalized formula CnH2O whole n, where n is the number of carbon atoms and the number of water molecules। बच्चों कह रहे हैं इस क्लासिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये क्या है? ये ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स हैं या डेरिवेटिव्स हैं जिसमें कार्बन आइटम्स क्या होते हैं? हाइड्रेटेड होते हैं, यानी उनके साथ क्या वाटर मॉलिक्यूल अटैच होता है। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2ON, जब के एन क्या है? एन क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं जो कार्बन एटम्स हैं और नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H2O whole 6 or C6H12O6, but this formula is not exactly applicable for in some case. For example, lactic acid C3H6O3 and acetic acid C2H4O2 are not a carbohydrates, whereas rhamnose C6H12O5 and deoxyribose C5H10O4 are carbohydrate। बच्चों कह रहे कि जो ग्लूकोज है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6 और C6H2O होल 6, बट कह रही ये जो फार्मूला है ये एप्लीकेबल नहीं है सब केसेस में। लाइक लैक्टिक एसिड का है C3H6O3 और एसिटिक एसिड का है C2H4O2, ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। जबकि रेमनोज C6H12O5 एंड डीऑक्सीराइबोज C5H10O4 आर कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर केमिकली डिफाइंड एज, केमिकली हम इनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? As organic compounds that are either polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones, monosaccharides are their complex derivative compounds, polysaccharides, which upon hydrolysis produce either polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones or both। बच्चों कह रहा है कि ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी, पोली मीन्स मैनी, हाइड्रोक्सी मीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप, जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं या उनके डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, जो अपॉन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस करते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आर बोथ। ये आप देख सकते हैं बच्चों फिगर 2.11 में केमिकल नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में दी हुई है, जिसमें ग्लूकोज जिसका जनरल फार्मूला होता है C6H12O6, फ्रुक्टोज का भी यही होता है C6H12O6, ठीक है। लेकिन जो इनमें डिफरेंस है वो क्या है? ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, इनका मॉलिक्यूलर ये केमिकल फार्मूला तो सेम है, लेकिन अब जो इनकी अरेंजमेंट ऑफ एटम है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से एक ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज है। अब जो ग्लूकोज है इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड प्रेजेंट है, ठीक है, जबकि जो फ्रुक्टोज है इसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन प्रेजेंट है, ठीक है। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ग्लूकोज, और जो फ्रुक्टोज है ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। Carbohydrates are commonly known as sugars or saccharides, as most of the familiar carbohydrates are sweet in taste। बच्चों कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को कॉमनली हम शुगर्स कह सकते हैं या सैकराइड्स, क्योंकि जितने भी फेमिलियर कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्वीट इन टेस्ट हैं। वर्ड सैकराइड इज derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड सैक्रॉन विच मीन शुगर। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो सैकराइड वर्ड है ये ग्रीक वर्ड सैक्रॉन से निकला है, जिसका मतलब होता है शुगर। Classification of carbohydrates is based upon number of saccharide units. Carbohydrates are generally classified into three groups: monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides। बच्चों कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सैकराइड यूनिट्स, कि इनके अंदर कितने सैकराइड यूनिट्स प्रेजेंट हैं।
तो जनरली हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई करते हैं 3 ग्रुप्स में, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स बच्चों ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल मोनोसेक्राइड यूनिट, जिनके अंदर एक ही मोनोसेक्राइड यूनिट होता है। ओलिगोसेक्राइड विच कंसिस्ट ऑफ 2 to 10 सेक्राइड यूनिट एंड पॉलीसेक्राइड विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 10 सेक्राइड यूनिट। ये आप देख सकते हैं बच्चों, टेबल 2.2 में कंपैरिजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दिया हुआ है, जिसमें मोनोसेक्राइड्स हैं, ओलिगोसेक्राइड्स हैं एंड पॉलीसेक्राइड्स हैं। मोनोसेक्राइड्स दे कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेक्राइड यूनिट, oligosaccharides consist of 2 to 10 saccharide unit, polysaccharides composed of more than 10 saccharide units. Monosaccharides, they are simplest carbohydrates, cannot be further hydrolyzed। ठीक है, इनको हम further hydrolyze यानी break down नहीं कर सकते। Oligosaccharides have less complex structure and upon hydrolysis yield 2 to 10 monosaccharides. They have highly complex structure and yield at least 11 monosaccharides upon hydrolysis. Monosaccharides, they are highly soluble in water. Oligosaccharides, they are less soluble in water. And polysaccharides, they are generally insoluble in water. And monosaccharides, they are sweetest among all carbohydrates. Oligosaccharides, they are less sweet in taste. And polysaccharides they are tasteless. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास मोनोसेक्राइड्स। अब हम जो कार्बोहाइड्रेट्स का पहला ग्रुप है मोनोसेक्राइड्स, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। Monosaccharides are two carbohydrates which are either polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone। बच्चों कह रहा है कि जो मोनोसेक्राइड्स हैं ये टू कार्बोहाइड्रेट्स हैं, या तो ये पोलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स होते हैं या पोलीहाइड्रोक्सीकीटोन्स होते हैं। इनका जनरल फार्मूला क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोनोसेक्राइड इज CH2O whole n, where n is number of carbon atom in monosaccharide range from 3 to 7। बच्चों कह रहा है कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं मोनोसेक्राइड के अंदर वो हो सकते हैं 3 to 7। ऑल कार्बन एटम इन मोनोसेक्राइड एक्सेप्ट वन have a hydroxyl group while the remaining carbon atom is either the part of aldehyde or ketone। नेक्स्ट है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड। ये जो हमने मोनोसेक्राइड पढ़ा है पहला ग्रुप कार्बोहाइड्रेट का, इसके अब फर्दर हमने जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन की हुई है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स इज बेस्ड अपॉन फंक्शनल ग्रुप एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। बच्चों जो मोनोसेक्राइड्स है इनकी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं दो बेसिस पे। एक कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप की बेसिस के ऊपर कि उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। अगर उनके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो एल्डोज शुगर है, ठीक है। अगर उनके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो कीटो शुगर है, ठीक है। इसी तरह नंबर ऑफ कार्बन एटम की बेस पे भी हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे? कि अगर उनके अंदर 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो वो ट्रायोज शुगर है, 4 प्रेजेंट है टेट्रोस है, 5 है पेंटोज है एंड सो ऑन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप द मोनोसेक्राइड्स containing aldehyde are called aldoses while those containing ketone are called ketoses। कह रहा है बच्चों फंक्शनल ग्रुप की बेस के ऊपर वो मोनोसेक्राइड जिनके अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है उनको हम एल्डोजिस कहते हैं, और जिनके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उनको हम कीटोजिस कहते हैं। ऑन द अदर हैंड मोनोसेक्राइड्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कह रहा है उसके अलावा हम मोनोसेक्राइड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू 5 ग्रुप्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर 3 कार्बन प्रेजेंट हैं तो वो ट्राइओजिस हैं, 4 हैं तो टेट्रोजिस, 5 हैं तो पेंटोजिस, 6 कार्बन वाली हेक्सोजिस एंड 7 कार्बन वाली हेप्टोजिस। नेक्स्ट देख सकते हैं बच्चों आप टेबल 2.3 में एग्जांपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मोनोसेक्राइड्स कि जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनकी एग्जांपल्स और उनके फंक्शंस बताए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है ट्रायोजिस यानी 3 कार्बन वाली शुगर, उसका जो फार्मूला है C3H6O3। इसमें एल्डोजिस यानी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप वाली शुगर की एग्जांपल है ग्लिसर एल्डिहाइड एंड कीटोजिस की एग्जांपल है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। और इनका फंक्शन क्या है? इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रिस्पिरेशन। जो फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रिस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें ये इंटरमीडिएट के तौर पे काम करते हैं। नेक्स्ट है टेट्रोजिस यानी 4 कार्बन, और फार्मूला है इनका C4H8O4। एल्डोजिस की एग्जांपल है एरिथ्रोज एंड कीटोजिस की एग्जांपल है एरिथ्रोलोज एंड फंक्शन इज इंटरमीडिएट इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज 5 कार्बन शुगर पेंटोजिस, जनरल फार्मूला C5H10O5। एल्डोजिस इज राइबोज or deoxyribose C5H10O4
and ketosis example is ribulose. Ribose and deoxyribose are components of RNA and DNA respectively. Ribulose is intermediate in photosynthesis. Next is hexoses 6 carbon. General formula C6H12O6. Example of aldose is glucose and galactose, and example of ketose is fructose and function. Glucose is respiratory fuel, initial substrate. Fructose is intermediate in respiration, and galactose is component of milk sugar. Next one is heptoses 7 carbon sugars. General formula C7H14O7. Aldoses example is glucoheptose, and ketosis example is pseudoheptulose. Function is intermediate in photosynthesis. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड्स की। जो मोनोसेक्राइड्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? मोनोसेक्राइड्स आर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सो दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर कंपाउंड। कह रहे बच्चों जो मोनोसेक्राइड्स हैं ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सिंपलर यानी शुगर्स हैं, इसलिए इनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। तो ये भी नंबर वन प्रॉपर्टी है कि मोनोसेक्राइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। नेक्स्ट इज मोनोसेक्राइड्स आर सोलेबल इन हाईली सोलेबल इन वाटर, कि जो मोनोसेक्राइड्स हैं ये वाटर में डिसॉल्व कर जाती हैं। Multiple hydroxyl groups in structure of monosaccharides may form hydrogen bond with water molecule, so all the monosaccharides can easily dissolve in water. Next is monosaccharides are called sugar due to their sweet taste. Monosaccharides को हम sugars भी कह सकते हैं क्योंकि इनका जो taste है वो sweet होता है. Specifically arranged multiple hydroxyl group in monosaccharides interact and activate the sweet taste receptors present on our tongue. Next is monosaccharides are called reducing sugars as they can reduce the other compounds and get themselves oxidized. इसके अलावा मोनोसेक्राइड्स को हम reducing sugars भी कह सकते हैं क्योंकि ये क्या करती हैं बाकी कंपाउंड्स को reduce कर देती हैं और खुद क्या हो जाती हैं oxidize. Monosaccharides have a free aldehydic or ketonic group and oxygen atom of those functional group may donate the electrons to the recipient compound to reduce them. Next is monosaccharides show stereoisomerism due to different orientation of hydrogen and hydroxyl groups at the multiple asymmetrical chiral carbon in their structure. बच्चों जो कह रहे कि मोनोसेक्राइड्स हैं वो आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं किस वजह से? ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स. asymmetric carbon is that which is attached to four different groups. कह रहे बच्चों कि asymmetric कार्बन कौन सा होता है? जो चार डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच हो. ठीक है. नेक्स्ट इज monosaccharides with 5 or more carbon atoms may exist in two structural forms, open chain or acyclic structure and a ring or cyclic structure. उसके अलावा ये भी एक प्रॉपर्टी है मोनोसेक्राइड्स की कि जो 5 और मोर कार्बन एटम्स वाले जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो दो स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं. कौन कौन सी? एक ओपन चेन में जिसको हम एसाइक्लिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं और एक रिंग फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं जिसको हम साइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं. नेक्स्ट है बच्चों केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स. ठीक है कि मोनोसेक्राइड्स का स्ट्रक्चर कैसा है. Monosaccharides are usually found in open chain in crystalline form, but when they are dissolved in water, most of them are converted into ring chain. कह रहे बच्चों मोस्टली जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो ओपन चेन में होते हैं इन क्रिस्टल फॉर्म में, लेकिन जब हम उनको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो मोस्ट ऑफ देम लाइक पेंटोसिस और जो हेक्सोसिस है मोस्टली जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं रिंग चेन में. टू टाइप ऑफ रिंग स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन मोनोसेक्राइड्स, फ्यूरानोज एंड पायरानोज. कह रहा बच्चों उसके अलावा दो तरह के रिंग स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं मोनोसेक्राइड्स में, एक फ्यूरानोज और एक पायरानोज. अब देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है इन दोनों रिंग स्ट्रक्चर्स में. फर्स्ट वन इज फ्यूरानोज. फ्यूरानोज इज अ 5 रिंग स्ट्रक्चर है. ठीक है. जो फ्यूरानोज है ना ये जो रिंग है इसमें 5 कॉर्नर्स होते हैं, वाइल जो पायरानोज है इज अ 6 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर. Furanose is a 5-cornered ring structure with 1 oxygen and 4 carbon atoms. In furanose, carbon 1 and carbon 4 are attached to oxygen to form ring structure. All pentoses and ketohexoses form furanose ring structure. कह रहे जो फ्यूरानोज है ये 5 कॉर्नर्ड रिंग होती है जिसमें 1 ऑक्सीजन और 4 कार्बन एटम्स होते हैं, और उसके अलावा जो फ्यूरानोज में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 अटैच होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिंग बनाने के लिए, और जो पेंटोजीज होती हैं यानी 5 कार्बन
वाली जो शुगर्स हैं, उसके अलावा जो कीटो हेक्सोजेस 6 कार्बन वाली कीटो जो शुगर्स है वो जो होती हैं वो फ्यूरानोज रिंग बनाती हैं, यानी 5 कार्बन वाली रिंग बनाती हैं। पायरानोज इज अ 6 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर विद 1 ऑक्सीजन एंड 5 कार्बन एटम्स। बच्चों कह रहे हैं कि जो पायरानोज है ये 6 कार्बन वाली रिंग होती है जिसमें एक ऑक्सीजन और 5 कार्बन एटम्स होते हैं। पायरानोज में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 अटैच होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिंग बनाने के लिए। All pentoses and ketohexoses form furarose. Only aldohexoses are converted into pyranose ring structure. जो सिर्फ एल्डोहेक्सोजीज हैं यानी 6 कार्बन वाली एल्डो शुगर्स हैं वो सिर्फ पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक है, let us understand it by taking example of aldohexose glucose 6,6H12O6 and aldopentose ribose C5H10O5। कह रहे बच्चों इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है इनको हम समझते हैं दो एग्जांपल्स लेके। एक हम ले लेते हैं एल्डो एक्सोस ग्लूकोज की CCH12O6 एंड एल्डो पेंटोज राइबोज 6,5H10O5 की। ग्लूकोज एंड राइबोज कैन एग्जिस्ट इन ओपन चेन इन ड्राइड फॉर्म बट एग्जिस्ट इन रिंग स्ट्रक्चर इन एक्वस मीडियम। कह रहा है कि ये जो ग्लूकोज और राइबोज हैं ये दोनों ओपन चेन में होते हैं ड्राइड फॉर्म में, लेकिन ये रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं जब इनको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं। When they dissolve in water, oxygen atom from aldehyde group react with second last carbon, I carbon 5 in case of glucose and carbon 4 in case of ribose। कह रहा है कि जब हम इनको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो जो ऑक्सीजन एटम होता है एल्डिहाइड ग्रुप का वो रिएक्ट कर जाता है सेकंड लास्ट कार्बन के साथ। ठीक है, और ग्लूकोज के केस में वो कार्बन नंबर 5 है क्योंकि उसमें 6 कार्बन होते हैं, और कार्बन और राइबोज के केस में वो कार्बन नंबर 4 है। ठीक है, इन दिस वे ऑक्सीजन एटम फॉर्म अ लिंक बिटवीन कार्बन 1 एंड 5 इन केस ऑफ ग्लूकोज और बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 4 इन केस ऑफ राइबोज। While OH group of second last carbon is shifted to carbon 1, after this modification ring structure of glucose called glucopyranose, whereas ring structure of ribose called ribofuranose is formed। ये बच्चों आप देख सकते हैं फिगर 2.12 में टाइप ऑफ रिंग स्ट्रक्चर्स इन मोनोसैकेराइड्स दिया हुआ है। ये पहली है पायरानोज, ये देखें आप कितने कॉर्नर हैं, इसमें 6 कॉर्नर रिंग है और इसमें 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन एटम है। जबकि दूसरी है फ्यूरानोज, इसमें ये 5 कॉर्नर वाली रिंग है। ठीक है, इसमें 4 कार्बन एटम और एक क्या है ऑक्सीजन एटम है। उसके अलावा अगर आप देखें जो फ्यूरानोज है इसमें कार्बन नंबर 1 और 4 ऑक्सीजन के साथ अटैच है, जो आपके पायरानोज में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 जो है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, ये नीचे आप देख सकते हैं फिगर 2.13 में conversion of open chain glucose into ring chain glucopyranose and ribose into ring chain ribofuranose कैसे होती है। ये आप देख सकते हैं ए पार्ट में ये जो ग्लूकोज है इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसने कन्वर्ट होना है रिंग स्ट्रक्चर में, तो क्या होगा जो कार्बन नंबर 1 है वो लिंक कर देगा कार्बन नंबर 5 के साथ। सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा है, कार्बन नंबर 5। ठीक है, और जो ओ एच है वो शिफ्ट हो गया कार्बन नंबर 1 पे। ठीक है, तो अब देखिए अब उनके बीच में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में लिंक बन गया थ्रू ऑक्सीजन, तो ये हमारे पास ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर बन गया। इसी तरह से आप बी पार्ट में देखिए ये राइबोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें 5 कार्बन है, कार्बन नंबर 1 जो है कार्बन नंबर सेकेंड लास्ट कार्बन यानी कार्बन नंबर 4 के साथ लिंक बना लेगा। ठीक है, और जो ओ एच है वो कार्बन नंबर 1 पे शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास ये राइबोज रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों टॉपिक हमारे पास आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज के। जो ग्लूकोज के आइसोमर्स कौन से हैं और स्टीरियो आइसोमर्स कौन से हैं। अच्छा हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी के आइसोमर्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। कि ऐसे मॉलिक्यूल्स के जिनका क्या हो, या कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। ठीक है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो। जैसे एग्जांपल है हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, दोनों का अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें C6H12O6, दोनों में 6 कार्बन एटम में, 12 हाइड्रोजन एटम है और 6 ऑक्सीजन एटम है, लेकिन दोनों का जो केमिकल फार्मूला वो सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ग्लूकोज के आइसोमर्स को हम डिस्कस करेंगे। Phenomena in which compounds have same molecular formula but differ in structure arrangement or formula is called isomerism। कह रहा है ऐसा फिनोमेना जिसमें कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन वो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में डिफर कर रहे हो एक दूसरे से, उसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बोथ आर हेक्सोजिड विद सेम molecular formula C6H12O6 but both have different structure of their functional group। कह रहा है कि जैसे कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये दोनों क्या हेक्सोजिस है यानी 6 कार्बन वाली शुगर है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है जैसे कि 6H12O6, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर क्या डिफरेंट है।
ग्लूकोज क्या है, वो एल्डो शुगर है, यानी उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड प्रेजेंट है, जबकि फ्रुक्टोज कीटो शुगर है, यानी उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है। सो दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच। सो कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। आइसोमर्स की भी बच्चों टाइप है, मतलब अगर हम कह रहे हैं कि ना मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। अब स्ट्रक्चर में कहाँ पे डिफरेंस है, अगर फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है तो वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, ठीक है। अगर एक जैसे आप ये देखिए जो हमारे पास ग्लूकोज है ये एल्डो शुगर है, और जो फ्रुक्टोज है ये कीटो शुगर है। तो ये इनका ये कौन से आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। ये देखिए नेक्स्ट है हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज। Stereoisomers are molecules which have same molecular formula but differ in relative arrangement of H and OH group in 3D space at anomeric and asymmetric carbon atom। बच्चों हमने कह रहा है कि जो स्टीरियोआइसोमर्स हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन डिफरेंस उनमें क्या होता है, सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एच और ओ एच ग्रुप की अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है एट एनोमेरिक एंड एसिमेट्रिक कार्बन पे। अब हम देखते हैं कि एनोमेरिक और एसिमेट्रिक कार्बन होता कौन सा है। एनोमेरिक कार्बन इज कार्बन इन स्ट्रक्चर दैट इज derived from carbonyl carbon of ketone or aldehyde functional group of their open chain, for example carbon 1 in glucose and ribose। कह रहा है कि एनोमेरिक कार्बन वो होता है जो उसके कार्बोनाइल ग्रुप से, कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं जो सी डबल बॉन्ड ओ को, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप से जो ड्राइव होता है, यानी जो उसके फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होता है, और वो कौन सा है, ग्लूकोज और राइबोस के केस में वो कार्बन नंबर 1 होता है, ठीक है। और एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा होता है, एसिमेट्रिक कार्बन इज द कार्बन विच मेक बॉन्ड विद 4 डिफरेंट आइटम्स आर ग्रुप्स अराउंड इट। वो कार्बन जो 4 डिफरेंट आइटम के साथ बॉन्ड बनाए, यानी उसके चारों तरफ डिफरेंट 4 डिफरेंट आइटम्स अटैच हो। एंड ग्लूकोज में वो होता है 4 कार्बन एटम्स, कार्बन 2 3 4 एंड 5 आर एसिमेट्रिक। Last asymptotic carbon atom or second last in carbon chain is called penultimate carbon. In monosaccharides, the number of stereoisomers actually depend upon number of asymptotic carbon atoms in structure and can be calculated by formula 2n, where n is the number of asymptotic carbon atoms. So glucose has 16 isomers. Stereoisomers can be classified into following groups. अच्छा बच्चों, अब कह रहा है कि एसिमेट्रिक कार्बन वो होता है जो 4 डिफरेंट एटम्स के साथ अटैच हो, और कह रहा है कि ग्लूकोज के केस में जो 4 कार्बन है, कौन कौन से वाला, कार्बन नंबर 1 को छोड़ के, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5, ये एसिमेट्रिक के। अ, उसके अलावा जो लास्ट एक कार्बन आता है और सेकंड लास्ट, उन दोनों को हम क्या कहते हैं, ये पेनल्टीमेट कार्बन है। और कह रहा है कि ये जो नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स कितने होंगे एक मॉलिक्यूल के, ये डिपेंड करते हैं कि उसमें एसिमेट्रिक कार्बन्स कितने हैं। अब जैसे ग्लूकोज में एसिमेट्रिक कार्बन्स हैं 4, ठीक है, अगर किसी में 5 है या 6 है तो उस हिसाब से उसके जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं वो डिफरेंट ज्यादा हो सकते हैं। अब आगे कह रहा है कि स्टीरियो आइसोमर्स को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं फॉलोइंग ग्रुप्स में, कौन कौन से, या आप सबसे पहले देख ले फिगर 2.14 में कार्बोनाइल कार्बन, उन्होंने रेड से में कार्बोनाइल कार्बन कौन सा है, जो फंक्शन ग्रुप वाला कार्बन है, यानी कार्बन नंबर 1। और एसिमेट्रिक कार्बन कह रहा है ब्लू वाले, जो जिनके साथ ब्लू स्टेरिक ये स्टार लगा हुआ है, ठीक है। तो ये देख लें कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5, ये क्या है, ये हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन है, ठीक है। अब नीचे देखें फिगर 2.15 में एनोमर्स अल्फा एंड बीटा स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज। अब हम पढ़ने लगे हैं स्टीरियोमर्स की टाइप्स। अब सबसे पहले एनोमर्स। एनोमर्स कौन से होते हैं, एनोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ एच एंड ओएच ग्रुप ऑन कार्बन नंबर 1 एंड आर कॉल्ड अल्फा और बीटा आइसोमर्स, ठीक है। अब बच्चों ये उसकी फर्दर सब टाइप्स हैं। अब कह रहा है कि स्टीरियो एनोमर्स क्या है, वो स्टीरियो आइसोमर्स हैं कि जो डिफरेंट कार्य हो, जिनमें डिफरेंट किस वजह से हो, सिर्फ डिफरेंस हो पोजीशन ऑफ एच एंड ओ एच ग्रुप की ऑन कार्बन नंबर 1 पे, एंड आर कॉल्ड अल्फा और बीटा आइसोमर्स। और इनको इस वजह पे जो आइसोमर्स बनेंगे उनको हम अल्फा और बीटा आइसोमर्स कहेंगे। इफ OH ग्रुप is found downward or carbon number 1 then it is called alpha sugar, and if OH is present upward on carbon number 1 then it is known as beta sugar। कह रहा है कि अगर कार्बन नंबर 1 पे जो OH ग्रुप है वो डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ प्रेजेंट हो तो हम कहेंगे ये अल्फा शुगर है। अगर कार्बन नंबर 1 पे OH अपवर्ड ऊपर की तरफ प्रेजेंट हो तो हम इसे कहेंगे ये कौन सी शुगर है, ये बीटा शुगर है। नेक्स्ट है इनएंशियोमर्स। तो अब पता चल गया कि एनोमर्स हैं
ये आइसोमर्स हैं ऑन द बेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ H and OH on the carbon number 1. Next है enantiomers. Those stereoisomers which are non-superimposable mirror images of one another are called enantiomers. कह रहा है कि ऐसे आइसोमर्स जो एक दूसरे की नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, ठीक है, वो क्या होंगे enantiomers. एग्जांपल्स क्या हैं enantiomers की? D and L isomers. D for dextro and L for levorotatory isomers of glucose. D isomers also called right-handed, whereas L isomers also called left-handed form. In D-glucose, penultimate carbon has OH group on right side, whereas in L-glucose, penultimate carbon has OH group on left side. बच्चों अब कह रहे हैं जो इनएंशियोमर्स है इसमें जो डिफरेंस आता है वो किसकी बेस पे आता है? वो आता है ऑन द बेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एच एंड ओ एच ग्रुप ऑन पेनल्टीमेट कार्बन. हमने पीछे पढ़ा था कि जो सेकंड लास्ट का लास्ट और सेकंड लास्ट जो कार्बन होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, यानी कार्बन नंबर 5 और 6 ग्लूकोज के केस में, ठीक है, कह रहा है कि अगर उसमें दोनों उन दोनों पेनल्टीमेट कार्बन पे अगर जो ओ एच ग्रुप है वो राइट साइड पे जो हूं तो हम कहेंगे ये कौन सा आइसोमर है, ये डी आइसोमर है. और अगर पेनल्टीमेट कार्बन पे जो ओ एच ग्रुप है वो लेफ्ट साइड पे हो तो हम कहेंगे ये कौन सा ग्लूकोज है, एल ग्लूकोज है, ठीक है. Out of 16 stereoisomers of glucose, 8 are enantiomers of other 8. Next is diastereoisomers. Those stereoisomers which have different position of H and OH at more than one asymmetrical carbon are called diastereoisomers. कह रहा है ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स कि जिनके अंदर जो H और OH ग्रुप की जो पोजीशन हो वो डिफरेंट हो, एक से ज्यादा एसिमेट्रिकल कार्बन पे डिफरेंट हो, ठीक है. Unlike enantiomer, stereoisomers are not mirror images of each other. For example, D-glucose and D-aldrose. अच्छा बच्चों, अब के अगर आपसे कोई के डायास्टीरियोइसोमर्स की कोई एग्जांपल दें कि ये दो मॉलिक्यूल हैं और ये डायास्टीरियोइसोमर्स हैं, तो इसकी एग्जांपल है डी ग्लूकोज एंड डी एल्ट्रोज. डी ग्लूकोज और जो एल ग्लूकोज थे वो एग्जांपल थे इनएंशियोमर्स की, ठीक है, ये आपने डिफरेंस याद रखना. अब डी ग्लूकोज और डी एल्ट्रोज है ये डायास्टीरियोइसोमर्स की एग्जांपल है, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास एपीमर्स. Those stereoisomers which have different arrangement of H and OH group at only one asymmetrical carbon atom are called epimers. जो बच्चों डायस्टीरियोइसोमर्स थे इनमें क्या था कि जो H और OH की जो पोजीशन थी वो डिफरेंट थी, एक से ज्यादा एसिमेट्रिकल कार्बन एटम पे डिफरेंट थी. लेकिन अगर H और OH ग्रुप की जो पोजीशन है वो सिर्फ एक कार्बन एटम पे डिफरेंट हो, एक एसिमेट्रिकल कार्बन, हम कहेंगे क्या एक दूसरे के एपीमर्स हैं. फॉर एग्जांपल डी ग्लूकोज एंड डी मेनोज are epimers of each other. Carbohydrates, which are derivative of monosaccharides and upon a hydrolysis yield 2 to 10 saccharide units are called oligosaccharides. कह रहा है बच्चों ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलाइसिस के पर 2 से 10 सैकराइड यूनिट्स रिलीज करें उनको हम क्या कहेंगे, ये क्या हैं, ओलिगोसैकराइड्स हैं. ऑन द बेसिस ऑफ सैकराइड यूनिट्स द ओलिगोसैकराइड्स आर क्लासिफाइड इनटू डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड. डाइफा अगर उनके अंदर 2 सैकराइड यूनिट हैं तो वो डाइसैकराइड है, 3 है तो ट्राइसैकराइड, 4 है तो टेट्रासैकराइड एंड सो ऑन. द मोस्ट कॉमन अमंग दीज आर डाइसैकराइड, और जो मोस्टली कॉमन है वो हैं डाइसैकराइड, ठीक है. सो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है. होपफुली आपको समझ आ गया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू.